आज की क्लास बेस्ड है आरबीआई के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सारी चीज़ें आरबीआई से रिलेटेड हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, फर्स्ट गवर्नर से लेके प्रेजेंट गवर्नर तक। और आरबीआई क्या काम करती है, क्या उसका बेसिक नेचर है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आगे भी हम आरबीआई के बारे में सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म हम सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक बेसिक सी हम अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, किसकी बात की जा रही है कि इंडिया की आरबीआई क्या है, एक केंद्रीय बैंक है, यानी एक सेंट्रल बैंक के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसको रेगुलेट करती है, तो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, इसलिए आरबीआई को रेगुलेटरी बॉडी कहा गया है। रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, भी बैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, उस रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली आरबीआई के हाथों में है। इसलिए हम आरबीआई को रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि आरबीआई जब स्टेब्लिश हुआ था, तो आरबीआई एज अ प्राइवेट बैंक था, बट कुछ साल बाद ही हमें आरबीआई ईयर 1949 में एज अ नेशनलाइज होता हुआ दिखा। नेशनलाइज का क्या मतलब है, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वही एक जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आरबीआई के ऊपर किसका कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये आरबीआई को ओन करती है, इतनी बात यहाँ पर लिखी गई है। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू एंड मेंटेन सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। इट इज ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हमें आरबीआई का रोल देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई का मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी आरबीआई का मेन वर्क क्या है। रोल ऑफ आरबीआई को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई के रोल में अगर हम देखते हैं, तो आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करता है, जो कि हमने अभी बात करी है। इंडिया के अंदर जितने भी बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई ही उसको रेगुलेट करता है, आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। बैंकर टू गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बैंक क्या है। अगर हम आपसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का बैंक कौन सा है, तो तमाम वो बैंकों में से कोई भी अपना बैंक का नाम बताएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा बैंक है, कोई बोलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक है। पर गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, तो गवर्नमेंट के बैंक को आरबीआई कहा जाता है। कोई भी अगर इंडिया के अंदर हमें कोई भी आपदा देखने को मिलती है, कोई भी क्राइसिस या फिर फेमाइन देखने को मिलता है, तो उस दौरान इंडिया को कौन हेल्प करता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को मदद करती है उस क्राइसिस से निकलने की। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इशूअर ऑफ इशूअर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी को कौन इशू करता है, तो आरबीआई ही इशू करता है। बैंकर्स बैंक भी इसको कहा गया है। यानी सेम एग्जांपल में फिर से आपको देना चाहता हूँ कि मैंने अभी क्या बोला था कि कोई आपसे इंडिविजुअल पूछे आपका बैंक कौन सा है, तो आपने बताया कि सर ये मेरा बैंक है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है। पर अगर बैंक से ही पूछा जाए कि सर आपका अकाउंट एसबीआई में है, तो आपका बैंक एसबीआई हो गया, पर एसबीआई का बैंक कौन सा है, तो एसबीआई का बैंक भवन बोलते हैं आरबीआई को। ओनली एसबीआई ही नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। हमारा बैंक कोई इंडिविजुअल बैंक है, और सारे बैंकों के बैंक को आरबीआई कहा जाता है। इतनी बात यहाँ से आपको समझाना थी। तो ये सारे रोल्स हमें आरबीआई के देखने को मिलते हैं, और कई तरीके के रोल्स आरबीआई के हैं, पर यहाँ पे एक मोटे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आरबीआई का बेसिक रोल क्या होता है, आरबीआई किस तरीके से काम करता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से याद रखना है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई के गठन के बारे में, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई कब हमें देखने को मिलता है, तो सर 1 अप्रैल 1935 में हमें आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आई थी, जिसने ये राय दी थी कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो उसी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1934 के एक आरबीआई एक्ट के द्वारा हमने 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1935 में, तब ये एक प्राइवेट बैंक था। क्या था सर? प्राइवेट बैंक था। बट 1 जनवरी 1949 में क्या होता है
वो 1 जनवरी ईयर 1949 में आरबीआई पूरी तरीके से नेशनलाइज हो जाता है। नेशनलाइज का मतलब है कि अब ये भारत सरकार के अधीन आ चुका है। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल, सोल ओनर इसका केंद्र सरकार बन चुकी है। उसको हम बोलते हैं सर नेशनलाइज हो जाना। तो आरबीआई जब इस्टेब्लिश हुआ ईयर 1935 में, तब ये एक प्राइवेट बैंक की तरह कार्य कर रहा था। और 1 जनवरी 1949 में हमें देखने को मिलता है कि आरबीआई पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन आ चुका है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आ चुका है। तो इसको हमने किस नाम से हम लोग इसको जानने लगे, तो हम नेशनलाइज नाम से इसको जानने लगे। तो नेशनलाइज का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 1 जनवरी 1959 में हमें आरबीआई का नेशनलाइज देखने को मिलता है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की हमने बात कर ली है कि आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। कब आया था? तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई एक्ट को लाया गया और अगले ही साल 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश कर दिया गया। और ये सब इसका आरबीआई को इस्टेब्लिश करना, एक्ट को लाना, इस सब का आइडिया हमें हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में दे दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सर आरबीआई को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये नाम नहीं पता है और एग्जाम्स में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नाम देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसको सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि आरबीआई को अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, वो इसका फुल फॉर्म है, और अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। हमारे इंडिया में हमें आरबीआई के 4 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। एक है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। कितनी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं? तो सर 4 ब्रांचेस की हमने बात करी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इन 4 ब्रांचेस में से हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ये सारा फैक्चुअल डेटा है आरबीआई के ऊपर, जो कि हमें याद होना ही चाहिए। क्या हमने बात करी है? तो 4 ब्रांचेस आरबीआई के हमें देखने को मिलती हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जिसमें से हेडक्वार्टर हमारा मुंबई ब्रांच में हमें देखने को मिलता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये निकल के आती है कि जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ईयर 1935 में, तो तब इनिशियली कोलकाता में आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। बट ईयर 1937, कब? 1937, 2 साल बाद, इस्टेब्लिशमेंट ईयर के 2 साल बाद हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर आरबीआई का कब बनता है? अगर कोई आपसे पूछे टफ क्वेश्चन बना के, तो हमें 1937 आंसर करना है, आफ्टर आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, 2 साल बाद हमें मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता हुआ नजर आ गया है और आज तक हमें और प्रेजेंट डे में भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने बात करी है कि सर यहाँ से 4 ब्रांचेस हमें आरबीआई की देखने को मिलती हैं और 29 रीजनल ब्रांच हमें देखने को मिलती हैं। तो मेन ब्रांच कितनी है? तो सर 4 हैं, और रीजनल ब्रांच की हम बात करें तो 29 रीजनल ब्रांच देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर आरबीआई के, जिसमें से हमें बात करनी है सर फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के। पहला गवर्नर कौन था? पहला इंडियन गवर्नर कौन था? अभी कौन है? ये सारे तमाम क्वेश्चंस हमारे हर तरीके के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो हमारा इन सब चीज़ों को कवर करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने निकल के आता है। तो हमें बात करनी है फर्स्ट गवर्नर मतलब सॉरी गवर्नर की। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ का नाम हमें सामने निकल के आता है। अगर सबसे पहले गवर्नर आपसे पूछा जाए कि सर सबसे फर्स्ट गवर्नर, यानी 1934 के एक्ट के बाद 1935 में हमने आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था, तो तब सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे आरबीआई के? तो ओसबोर्न स्मिथ नाम हमारे सामने निकल के आता है और हमें इसको याद भी रखना है, ओसबोर्न स्मिथ। अगर हम बात करें कि इंडिया के फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जो कि एक इंडियन थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम हमारे सामने निकल के आता है, सी डी देशमुख। जिनका पूरा नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। क्या नाम है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। इनको सी डी देशमुख के नाम से जाना जाता है। अधिकतर आपको यहाँ पे इनका नाम दिया रहेगा सी डी देशमुख, यहाँ पर पूरा नाम भी मेंशन किया गया है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये इंडिया के पहले आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने थे। और सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सी डी देशमुख साहब थे। यहाँ से ये चीज़ें हमें याद रखना है। अब तीसरा फैक्ट हमारे सामने क्या निकल के आया है कि सर सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, उनका नाम आप हमें बता दीजिए। तो वहाँ पे हमारे सामने नाम आ रहा है बेनेगल रामाराव। हमने 3 चीज़ों के बारे में अभी बात करी, सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, सबसे पहले इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख साहब, और सबसे लंबे वक्त तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? तो बेनेगल रामाराव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब बात करते हैं सर कि ऐसे कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ आरबीआई गवर्नर, तो हमारे सामने नाम निकल के आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। किनका नाम निकल के आता है? तो मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह
भारत के प्रधानमंत्री के साथ-साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है कि आप में से किसी को ना पता हो, बहुत नॉर्मल सी नॉलेज है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री थे और ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इससे प्रेजेंट के बारे में। अगर हम बात करें कि अभी हमें आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसका नाम हमें देखने को मिलता है, तो शक्तिकांत दास जी का नाम हमें देखने को मिलता है। ये भारत के प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी का नाम हमें देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें आरबीआई के तो सी.डी. देशमुख यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। लॉन्ग टाइम गवर्नर की बात करें आरबीआई के बेनेगल रामाराव। इंडिया के प्रधानमंत्री की बात करें जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं तो मनमोहन सिंह। प्रेजेंट गवर्नर की बात करें आरबीआई के तो शक्तिकांत दास। अब एक टाइटल या बुक हमारे सामने निकल के आती है जिसका नाम है दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्या है भैया, तो हमारे सामने दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये किसने लिखी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये लिखी है। ये चीज़ हमें याद रखना है, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ से कवर किए हैं आरबीआई के बारे में और ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और हमें याद रखना है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में हम लोग नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो आरबीआई एक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि 1934 में आया था। इसी के बिहाफ में 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमें देखने को मिलता है 1949 में और 1949 में ही आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की हम बात करते हैं तो हमें ईयर 1999 याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। आगे चलते हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन एक्ट कब आया, 2008 में आया है और 2022 में इसको अमेंड किया गया है। यानी 2008 में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन एक्ट को लाया गया था और इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट हमें ईयर 2022 में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो सर 2007 में इसको लाया गया था। एक्ट के ऊपर भी हमें कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और हमारी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर हम आरबीआई के टॉपिक को हमने उठाया है तो इसके तमाम चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से हमने इसके इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में भी देखा। हम एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि आरबीआई एक्ट कब आया है। तो आरबीआई एक्ट आया है 1934 में और इसी के एक साल बाद आरबीआई को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इस तरीके से हमें याद रखना है, 1935 में इस्टेब्लिशमेंट था आरबीआई का, तो उसके एक साल पहले आरबीआई एक्ट को लाया गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो इसको आप आरबीआई के नेशनलाइज ईयर से याद रख सकते हैं क्योंकि 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था और इसी समय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की हम बात करते हैं तो ईयर 1999 में। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की हम बात करते हैं 2008 में आया सर और 2022 में इसको अमेंड किया गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो 2007 में। तो यहाँ से हमने बात करी है आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें से पहले गवर्नर कौन थे, अभी के कौन है, इंडिया के फर्स्ट कौन थे, इन सारी चीज़ों पे हमने बात करी है। आरबीआई के नेशनलाइज ईयर हमने देखे हैं। आरबीआई को क्या कहा जाता है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आई थी जिन्होंने आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर राय दी थी। इसके बारे में हमने देखा। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1935 में देखने को मिला। हेडक्वार्टर मुंबई, सबसे पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर 1937 में मुंबई में शिफ्ट हुआ और 29 इसकी रीजनल ब्रांच है और 4 मेन ब्रांच है। ये सारी बातें हमने करी हैं। आरबीआई का रोल पे हमने थोड़ी सी नज़र इस पर डाली है। तो आज हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये थी आरबीआई के ऊपर आज की क्लास। आरबीआई के बारे में जितनी भी तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो कि बेसिक चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से आज कवर करी हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग पुराने हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसको एक दो बार आप लोग रिपीट के साथ साथ अपने पर्सनल नोट्स में भी मेंशन कर लीजिए। ये बेसिक नॉलेज है आरबीआई के ऊपर। एमपीपीएससी में भी आरबीआई का एक टॉपिक अलग से मेंशन करके दिया गया है। तो ऐसे भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।